बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। बेटा आपको रियल एनालिसिस में वेलकम करता हूं। आज के लेक्चर में हम दो इम्पॉर्टेंट थ्योरम जो हैं उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे, जिनमें से पहला थ्योरम आपका ये है, आपने प्रूफ करना है कि एवरी काशी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज़ बाउंडेड। हर काशी सीक्वेंस जो है रियल नंबर का वो बाउंडेड होता है। तो यहाँ पर थ्योरम को प्रूफ करने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि बाउंडेड सीक्वेंस क्या है और काशी सीक्वेंस को कैसे डिफ़ाइन करते हैं। मैं अपने लास्ट लेक्चर्स में इन दोनों को बहुत डिटेल के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। मैंने इस पूरे कोर्स की जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके तमाम लेक्चर्स को बआसानी देख सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा बाउंडेड सीक्वेंस का मतलब देख लेते हैं, फिर बात करेंगे कॉशी सीक्वेंस की। तो एक सीक्वेंस an को आप बाउंडेड सीक्वेंस कहेंगे। ये मेरे पास अगर सीक्वेंस an है, मैं कहूँगा कि ये बाउंडेड सीक्वेंस है अगर इस सीक्वेंस की हर टर्म का जो आंसर है वो किसी पॉजिटिव रियल नंबर m से छोटा होना चाहिए। इफ़ an इज़ लेस देन इक्वल टू m, और m क्या है, m आपके पास एक पॉजिटिव रियल नंबर है, m इज़ ग्रेटर देन 0 एंड m बिलोंग टू r। अगर ऐसा हो तो फिर ऐसे सीक्वेंस को आप बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपने देखना है कि कॉशी सीक्वेंस को आप किस तरह डिफाइन करते हैं। एक सीक्वेंस an को आप कॉशी सीक्वेंस कहेंगे अगर इसकी कोई सी दो टर्म्स के दरमियान का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो किसी पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। मतलब ये है कि अगर आपके पास an और am ये इसकी दो टर्म्स हैं, अगर इनके दरमियान का जो डिफरेंस है वो सम रियल नंबर एप्सिलॉन से छोटा हो, कब? जब आपके पास m और n ये दोनों जो हैं किसी पॉजिटिव इंटीजर n नॉट से ग्रेटर हों। तो ये तमाम चीज़ें मैं पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये आपके पास कॉशी सीक्वेंस है, ये आपके पास बाउंडेड सीक्वेंस है। अब हम अपने थ्योरम की तरफ चलते हैं। हमने प्रूफ ये करना है कि एवरी कॉशी सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड है। अब बाउंडेड दिखाना है आपने, ठीक है। तो पहले लेट कर लेते हैं, लेट an इज़ अ कॉशी सीक्वेंस, लेट an इज़ अ कॉशी सीक्वेंस, कॉशी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। लेट an इज़ अ कॉशी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, कॉशी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। मान लें कि आपका an जो है वो कॉशी सीक्वेंस है रियल नंबर्स का, देन बाय डेफिनेशन, तो कॉशी सीक्वेंस की डेफिनेशन के मुताबिक किसी पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन के लिए, फॉर एप्सिलॉन belong to R where epsilon is positive, there exists a positive integer n naught, there exists a positive integer n naught, integer n naught such that कि आपके पास ये जो डेफिनेशन है कॉशी सीक्वेंस इसको पूरा करेगा। आपके पास आ जाएगा an माइनस am इज़ लेस देन एप्सिलॉन, जब आपके पास n और m जो है वो आपके पास ग्रेटर देन है n नॉट से। अब यहाँ पर आपका जो एप्सिलॉन है वो एक पॉजिटिव रियल नंबर है, तो आप इसकी वैल्यू कुछ भी लेट कर सकते हैं। लेट कर लें कि आपका एप्सिलॉन जो है वो 1 के बराबर है, m एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। इसे मैं लेट कर रहा हूँ, लेट एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 एंड m जो है वो आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर है विच इज़ इक्वल टू n नॉट प्लस 1। n को मैंने मान लिया एक इंटीजर है जो कि n नॉट से बड़ा है, ठीक है। n नॉट से बड़ा है तो n नॉट से बड़ा वाला नंबर मैं यहाँ पर मान रहा हूँ वेरी नेक्स्ट नंबर, n नॉट के अगला नंबर कौन सा होगा, n नॉट प्लस 1। तो मैंने m की वैल्यू लेट कर ली n नॉट प्लस 1, ठीक है। इसे आप इनक्वालिटी नंबर 1 कह दें। 1 विल बिकम, सो 1 इम्प्लाइज 1 आपके पास बन जाएगा इस तरह, an
माइनस आपने यहाँ पर एम की वैल्यू कितनी है, एन नॉट प्लस 1 है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे एन नॉट प्लस 1 इज़ लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन आपके पास क्या है, एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ पर 1 के बराबर है, इज़ लेस देन 1 आ जाएगा। फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन नॉट। अब यहाँ पर आपके पास चूँकि ये दोनों एक्सप्रेशन जो है वो एन की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई हैं, तो यहाँ पर आएगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन नॉट। ठीक है, इसे आप इनक्वायरी नंबर 2 कह देंगे। हमने ये प्रूफ करना है कि ए एन जो है वो कॉची सीक्वेंस तो है लेकिन उसे बाउंडेड दिखाना है। अब नेक्स्ट में ए एन को इस तरह लिख सकता हूँ, नेक्स्ट वी कैन राइट ए एन एज, इस सीक्वेंस ए एन में आप एक टर्म ए एन नॉट प्लस 1 इस टर्म को आप ऐड भी करें और सब्ट्रैक्ट भी करें बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग माइनस ए एन नॉट प्लस 1। ये मैंने टर्म को ए एन नॉट प्लस 1 को माइनस कर लिया और इसी को मैं यहाँ पर कर लेता हूँ प्लस, तो ये आ जाएगा ए एन नॉट प्लस 1। अब यहाँ पर आपने एब्सोल्यूट की एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कैलकुलस में, आपने एक रिजल्ट जानते हैं कि आपके पास x प्लस वाई का जो एब्सोल्यूट है दिस इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू x एब्सोल्यूट प्लस y एब्सोल्यूट। इस रिजल्ट के मुताबिक आपके पास ये जो सारा है दिस इज़ x एंड दिस इज़ योर y, तो अकॉर्डिंग टू दैट रिजल्ट this can be written as this is less than equal to a n naught minus a n naught प्लस 1 प्लस ये x का एब्सोल्यूट आ गया प्लस y का एब्सोल्यूट प्लस a n naught प्लस 1। अब आप देखें इनक्वालिटी नंबर 2 से a n माइनस a n naught किससे लेस देन है, 1 से, तो इसकी वैल्यू आप उठा के यहाँ पर पुट कर देंगे, दिस विल बिकम लेस देन 1 प्लस ए एन नॉट प्लस 1 बाय यूजिंग इनक्वालिटी 2। तो आपका ये जो सीक्वेंस ए एन है दिस विल बिकम ए एन इज लेस देन, ए एन आपके पास लेस देन हो गया किससे, 1 प्लस ए एन नॉट एब्सोल्यूट से, तो दिस इज लेस देन 1 प्लस ए एन नॉट प्लस 1। कब, जब आपका n जो है वो n नॉट से बड़ा है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नॉट। तो आपने दिखा दिया यहाँ पर कि आपका जो ए एन है वो एक रियल नंबर, देखें 1 यहाँ पर एक रियल नंबर है, ए एन नॉट प्लस 1 इस सीक्वेंस की कोई ना कोई टर्म है, ठीक है, तो वो भी एक रियल नंबर ही होगा क्योंकि आपने माना है कि ये काशी सीक्वेंस है रियल नंबर का, तो इसकी हर टर्म भी एक रियल नंबर है, तो ये भी एक रियल नंबर है, 1 एक रियल नंबर है, तो दोनों एक रियल नंबर है। तो आपने दिखा दिया कि ए एन जो है वो एक रियल नंबर से छोटा हो गया। ठीक है, क्या प्रूफ हो गया, क्या आपने दिखा दिया कि ए एन बाउंडेड है? अभी प्रूफ नहीं हुआ, अभी थोड़ा सा रह गया है। आपने दिखाया है कि ए एन एक रियल नंबर से स्मॉलर है, लेकिन कब, जब आपका एन नॉट से बड़ा है। ठीक है, लेकिन एन नॉट से बड़ा है और एन नॉट एक नेचुरल नंबर है। देखिए मैं आपसे पूछता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ कि इस सीक्वेंस की तमाम टर्म का आंसर लेस देन 10 है जब आपका n 50 से बड़ा है। ठीक होगी बात ये। अब 50 से बड़ा है जब इस सीक्वेंस की हर टर्म का आंसर 10 से छोटा है, तो 50 से बड़ी वाली टर्में कौन कौन सी बनती हैं? वो बनती हैं आपके पास A51, वो आपके पास बनती है A52, वो आपके पास बनती है A53। इन तमाम टर्म्स का आंसर जो है वो 10 से छोटा है, लेकिन इनसे पीछे जो टर्म बनती हैं A1, A2, A3, A1, A2, A3 अप टू सोन, ये चलेंगी A50 तक। इन तमाम टर्म्स के मतलब क्या ख्याल है? इनके मतलब तो हमें नहीं पता, ठीक है, कि वो बाउंडेड हैं कि नहीं है। तो अभी आपने सिर्फ इतना दिखाया है कि ये सीक्वेंस बाउंडेड हो गया है जब आपका n नोड से बड़ा है, लेकिन जब आपका
n नोड से स्मॉलर हो या उसके इक्वल हो तो फिर सीक्वेंस का के मतलब कि वो बाउंडेड है या अनबाउंडेड है, उसका मतलब क्या फ़ैसला है वो देखते हैं। ले बेटा, आपने यहाँ पर an को बाउंडेड दिखा दिया जब आपका n जो है वो n नोड से बड़ा है, ठीक है। n नोड से, अब मैंने बताया था कि आपने जब आपका n नोड से छोटा या उसके बराबर होगा तो फिर आपने किस तरह डिसाइड करना है कि ये बाउंडेड है कि नहीं है। मैंने लेट कर लिया कि n या n नोड से जो छोटी वैल्यूज़ हैं, n या n नोड से छोटी वैल्यूज़ कौन कौन सी होंगी, वो होगी आपकी पहली a1, a2, a3 अप टू सोन। ये वैल्यूज़ कहाँ तक चलेंगी, n नोड तक। इन तमाम वैल्यूज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ai, जबकि i आपका 1 से n के दरमियान है, 1 लेस देन इक्वल टू i, i लेस देन इक्वल टू n। इन तमाम वैल्यूज़ को मैंने इस तरह लिख लिया। मैंने कहा कि इन तमाम वैल्यूज़ में से मुझे नहीं पता कि इन तमाम वैल्यूज़ में से कौन बड़ा है, a3 बड़ा है, a4 बड़ा है या a5 बड़ा है, कोई ना कोई तो वैल्यू बड़ी होगी। तो मैंने कहा कि इन तमाम वैल्यूज़ में से जो सबसे बड़ा है, मैक्सिमम है, ठीक है, उसका नाम हमने बीटा रख लिया। तो लेट बीटा इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ai और i आपका 1 से लेकर n के दरमियान है, ठीक है। अगली बात, अब बीटा इन वैल्यूज़ का मैक्सिमम है, इन वैल्यूज़ का, जबकि इनसे बड़ी वैल्यूज़ जो थी n या n नोड से बड़ी वैल्यू थी उनमें वो तमाम वैल्यूज़ इससे छोटी हैं, ठीक है। n नोड से बड़ी वैल्यूज़, तमाम बड़ी वैल्यूज़, n नोड से बड़ी वैल्यूज़ कौन कौन सी होंगी, वो होगी n नोट प्लस 1, अगली वैल्यू होगी n नोट प्लस 2, अप टू सोन ये चलता जाएगा। तो इन तमाम वैल्यूज़ के लिए तमाम वैल्यूज़ जो हैं इससे छोटी हैं, ठीक है, यानी ये तमाम वैल्यूज़ इससे बाउंडेड हैं। अब अगली बात मैंने लेट कर ली कि मैंने कहा लेट लैम्डा इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ, इन तमाम वैल्यूज़ का मैक्सिमम बीटा है। ये तमाम वैल्यूज़ हैं 1 से लेकर n के दरमियान, ठीक है, और n और 1 शामिल हैं। तो इन तमाम वैल्यूज़ का जो तमाम वैल्यूज़ हैं उनका मैक्सिमम बीटा है और वो वाली तमाम वैल्यूज़ जो n नोड्स के आगे आगे हैं वो इससे छोटी हैं। तो अब इन दोनों नंबरों में से मुझे नहीं पता कौन बड़ा है। बीटा भी हो सकता है बड़ा हो सकता है और हो सकता है कि ये वाला नंबर बड़ा हो, ठीक है। देखें, आपने यहाँ पर पार्टीशनिंग कर ली है ऐसे, ये आपके पास आ गया n नोट, इनसे आगे जो तमाम वैल्यूज़ हैं वो इससे छोटी हैं। इस नंबर या इस नंबर से छोटी पीछे तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो बीटा से छोटी हैं, ठीक है। तो दो नंबर हो गए, एक बीटा हो गया और एक ये वाला नंबर हो गया। मैंने लेट कर लिया बीटा और इन दोनों में से जो मैक्सिमम है उसका नाम लैम्डा है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक की तमाम वैल्यूज़ बनती कितनी है, n नोट से पीछे पीछे आएंगे वैल्यू बनेगी 1 से शुरू होंगी, n नोट से आगे आगे चलते जाएंगे वैल्यूज बनेगी इनफानाइट, ठीक है। तो आप एक सीक्वेंस को बाउंडेड कहते हैं अगर वो पॉजिटिव, अगर वो किसी रियल नंबर m से छोटा हो। कब, जब आपका n जो है वो नेचुरल नंबर n से बिलोंग करता है, यानी इसकी हर टर्म जो है, हर टर्म a1, a2, a3 अप टू सोन a इन्फिनिट तक चलता जाएगा, वो तमाम की तमाम टर्म्स m से छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपने दिखा दिया कि 1 से स्टार्ट करके इनफानाइट चलते जाएं। जब आप 1 से लेकर n नोट तक आएंगे तो आपने कहा इन तमाम में से मैक्सिमम बीटा है। जब आप n नोट से आगे आएंगे तो इनका मैक्सिमम जो है वो ये सारा है। अब इन दोनों में से, बीटा में से और इस नंबर में से मैक्सिमम कौन है मुझे नहीं पता। मैंने कहा इन दोनों का मैक्सिमम लैम्डा है, तो लिहाजा आपने दिखा दिया कि an जो है वो स्मॉलर इक्वल है लैम्डा से। कब, जब आपका n, अब यहाँ पर आएगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो यही आपने दिखाना था कि an जो है वो बाउंडेड है, ठीक है। तो an कौन था, कॉची सीक्वेंस था, हैंस एवरी कॉची सीक्वेंस इज बाउंडेड। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट बेटा, सेकंड थ्योरम जो है वो आपका ये है कि आपने प्रूफ करना है कि कॉची सीक्वेंस का हर सब सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट होता है। कॉची सीक्वेंस का हर सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है। तो इसमें मैंने सबसे पहले जो टर्म इस्तेमाल की है सब सीक्वेंस की, ये मैं अपने लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 16 में, चैप्टर नंबर 2 के ऊपर जो मेरा लेक्चर नंबर 16 है उसमें मैं बता चुका हूँ। आप इस चीज़ को जाकर देख लें, फिर इंशाल्लाह आज के लेक्चर की इस थ्योरम की आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। अब मैं इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहा क्योंकि मेरा मकसद आपका ये थ्योरम प्रूफ करना है। सब सीक्वेंस के ऊपर बात करूँगा तो बात लंबी चली जाएगी। तो आप लास्ट लेक्चर को थोड़ा सा जाकर देख लेंगे तो इंशाल्लाह ये समझ आ जाएगी आपको। मैंने इस पूरे कोर्स की जो प्ले लिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करके तमाम लेक्चर को बआसानी देख सकते हैं।
तो हमने प्रूफ ये करना है कि कॉशी सीक्वेंस का हर सब सीक्वेंस जो है वो क्या है, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है। लेट कर लेते हैं कि ए एन एक कॉशी सीक्वेंस है, लेट ए एन बी अ कॉशी सीक्वेंस एंड ए एन के बी इट्स सब सीक्वेंस, और ए एन के इसका सब सीक्वेंस है। वी नीड टू शो डैट, हमने प्रूफ करना है कि ए एन के जो है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस है कौन, ए एन के। तो इसके लिए मुझे ये दिखाना होगा कि ए एन के का किसी रियल नंबर के साथ, कोई रियल नंबर उठाऊंगा और वो रियल नंबर मैं यहाँ पर लूँगा ये ए एन नॉट, ठीक है। ए एन के का इसकी लिमिट के साथ का जो डिफरेंस है वो किसी एप्सिलॉन से मुझे छोटा दिखाना है, ठीक है। ये मेरा टारगेट है। अगर मैं ऐसा दिखाने में कामयाब हो जाता हूँ तो ये चीज़ ये शो करेगी कि ए एन के जो है वो क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। तो नेक्स्ट मैंने लिखा कि लेट कर लेते हैं कि एप्सिलॉन एक पॉजिटिव रियल नंबर है। अगर एप्सिलॉन पॉजिटिव रियल नंबर है तो एप्सिलॉन को 2 रेज़ टू पावर के ऊपर अगर आप डिवाइड कर देंगे तो 2 की पावर के क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो एप्सिलॉन ओवर 2 के वो भी एक पॉजिटिव रियल नंबर होगा, ठीक है। बाय डेफिनेशन ऑफ कॉशी सीक्वेंस, कॉशी सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या कहती है कि गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन के लिए आपको एक इंटीजर एन नॉट मिलेगा, एक इंटीजर एन नॉट मिलेगा सच डैट कि सीक्वेंस की कोई सी दो टर्म्स के दरमियान का जो डिफरेंस है, एब्सोल्यूट डिफरेंस, वो इस एप्सिलॉन से छोटा होगा। कॉशी सीक्वेंस की डेफिनेशन ये कहती है कि अगर ए एन कॉशी सीक्वेंस है तो कॉशी सीक्वेंस की कोई सी दो टर्म, मिसाल के तौर पर अगर ए एन और ए एम इसकी दो टर्म्स हैं तो इनके दरमियान का जो डिफरेंस है वो सम रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन से छोटा होगा, ठीक है। कब, जब एन और एम दोनों एन नॉट से बड़े होंगे। तो यहाँ पर आपके पास ये ए एन के और ए एन के -1 ये भी कॉशी सीक्वेंस की दो टर्म्स ही हैं, तो इनके दरमियान का जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन बाई 2 के से छोटा होगा। कब, व्हेन एन के -1 ग्रेटर दैन एन नॉट, और के क्या है मैंने बताया है एक नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर है। अच्छा, अगली चीज़ मैंने लेट कर ली कि लेट ए एन नॉट बी आ फिक्स्ड रियल नंबर। ए एन नॉट को एक फिक्स रियल नंबर है। फिक्स रियल नंबर का मतलब ये है कि आपने इसको बस एक रियल नंबर फिक्स कर लिया है, ठीक है। आपने एक्चुअली यहाँ पर सीक्वेंस की बाकी टर्म जो है, सीक्वेंस की बाकी टर्म जो है वो ए एन नॉट की मदद से मालूम करेंगे। मतलब कैसे मालूम करेंगे ज़रा देखें। मैंने ये जो ऊपर इनक्वालिटी बनाई है इसे इनक्वालिटी नंबर 1 कह देते हैं। यहाँ पर के की जगह अगर मैं 1 पुट कर दूँ तो ये आ जाएगा ए एन 1, आगे आ जाएगा ए एन नॉट, के की जगह 1 पुट करेंगे ये बनेगा 1 - 1 दैट इज़ 0, तो ए एन नॉट। तो अब जारी सी बात है ए एन 1 की वैल्यू तो तब मालूम होगी जब मुझे ए एन नॉट पता होगा। तो इसका मतलब ए एन नॉट को आपको सपोज करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा कि ये कोई रियल नंबर है, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं ए एन नॉट एक फिक्स रियल नंबर है, तो ए एन 1 माइनस ए एन नॉट किससे लेस देन आ जाएगा, इधर भी के की जगह 1 पुट कर दें, एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा आ जाएगा। अगर मैं के की जगह यहाँ पर 2 पुट कर दूँ तो ये आ जाएगा ए एन 2 माइनस ए एन 1, यहाँ पर के की जगह 2 पुट करेंगे, ये 2 - 1 कितना बचेगा, 1 आ जाएगा, ए एन 1 बन जाएगा। तो ए एन 2 माइनस ए एन 1 किससे छोटा हो जाएगा, एप्सिलॉन बाई 2 के स्क्वायर से। अगर के की जगह 3 पुट कर दिया जाए तो ये आ जाएगा ए एन 3 माइनस ए एन 2 लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 रेज़ टू पावर 3। ये प्रोसीजर चलता रहेगा फॉर के इक्वल टू के, और अगर आप के की जगह के ही पुट कर दें, ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा ए एन के माइनस ए एन के -1 लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 के, ठीक है। तो ये इनक्वालिटीज़ आपके पास बन गई। अब इस इनक्वालिटीज़ को हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखें कैसे करना है, बस थोड़ा सा रह गया थ्योरम प्रूफ होने में। बेटा नेक्स्ट आप यहाँ पर हम लिखते हैं नेक्स्ट कंसीडर ये जो आपने इनक्वालिटीज़ बनाई हैं, इन इनक्वालिटीज़ के जो अंदर नंबर हैं ये वाले ए एन 1 माइनस ए एन नॉट, ए एन 2 माइनस ए एन 1 अप टू सोन, इन तमाम नंबर्स को मैं अगर प्लस कर लूँ, मतलब इस तरीके से, पहला नंबर आपके पास है ए एन 1 माइनस ए एन नॉट, ये आपके पास पहला पेयर आ गया, प्लस सेकंड आपके पास ये है, इसको प्लस कर लें, ए एन 2 माइनस ए एन 1 प्लस, उसके बाद ये तीसरा नंबर है ए एन 3 माइनस ए एन 2
अप टू सोन ये प्रोसीजर चलता जाएगा और आखिरी नंबर आपके पास है ANK माइनस ANK -1। इन सबको कर लिया मैंने ऐड और यहाँ पर मैं एब्सोल्यूट की एक प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा जो कि मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि x प्लस वाई का जो एब्सोल्यूट है इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू x एब्सोल्यूट प्लस y एब्सोल्यूट के। ये जो प्रॉपर्टी है ये सिर्फ 2 नंबरों के लिए नहीं है, 2 से ज़्यादा नंबर भी अगर ऐड हो रहे हैं तो तब भी ये प्रॉपर्टी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन तमाम के ऊपर मैं एब्सोल्यूट इस तरह अलग-अलग कर सकता हूँ। कैन बी रिटन एज लेस देन इक्वल टू पहले नंबर का एब्सोल्यूट, यानी पहली ब्रैकेट आ जाएगी AN1 माइनस AN0 प्लस, फिर ये दूसरी ब्रैकेट आ जाएगी AN2 माइनस AN1 प्लस, फिर ये तीसरी ब्रैकेट आ जाएगी AN3 माइनस AN2। अप टू सोन ये प्रोसीजर चलता जाएगा और फिर ये लास्ट में आ जाएगा ANK माइनस ANK -1। क्लियर होगी बात ये? अच्छा, ये तो एब्सोल्यूट को मैंने कर लिया ओपन, लेकिन आप ज़रा ये देखें कि इसकी ये जो ऊपर लेफ़्ट साइड है इसमें जो चीज़ें कैंसिल होती हैं उनको ज़रा कैंसिल करें। और कौन कौन सी चीज़ें कैंसिल होती हैं? हर ब्रैकेट में जो यहाँ से पहला नंबर है और अगली ब्रैकेट का जो दूसरा नंबर है आपस में कैंसिल हो रहे हैं। यहाँ पर AN1 है, यहाँ पर भी माइनस AN1 है, ये दोनों इधर कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह ये AN2 है, अगली ब्रैकेट का पहला नंबर और अगली ये इस ब्रैकेट का दूसरा नंबर, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हर पिछली ब्रैकेट में पहला नंबर और नेक्स्ट ब्रैकेट का दूसरा नंबर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह ये प्रोसीजर चलता जाएगा। तो इससे पिछली जो ब्रैकेट होगी उसमें ये वाला नंबर पड़ा होगा वो भी कैंसिल हो जाएगा। क्लियर होगी बात क्या नहीं? हर ब्रैकेट का पहला और इधर से दूसरा, फिर इधर से ये पहला फिर ये दूसरा, इसी तरह ये वाला नंबर भी आगे कैंसिल हो जाएगा, चलता जाएगा। तो अब सिर्फ 2 नंबर आपके पास ऊपर बचेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, एक तो ये वाला ANK और एक आपके पास ये AN0। इस तरह के दोनों नंबर नहीं होंगे कहीं पर भी, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज ऊपर बच जाएगा इधर से ANK और इधर बच जाएगा AN0 लेस देन इक्वल टू। अब अगली बात, बाई यूजिंग दीज इनक्वालिटीज़, इन इनक्वालिटीज़ की मदद से देखें AN1 माइनस AN0 किससे छोटा है? ये छोटा है ε/2 से, लेस देन ε/2। अच्छा, अब यहाँ पर लेस देन, चूँकि ये लेस देन है तो आपने लेस देन इक्वल नहीं लगाना, अब यहाँ पर लेस देन का साइन आएगा, लेस देन ε/2। ये वाली जो एप्सिलॉन है ये किससे छोटा है? ये ε/2 के स्क्वायर से छोटा है। अगला आ जाएगा ε/2 का स्क्वायर, फिर ये किससे छोटा है? AN3 वाला, ये ε/2 का क्यूब से छोटा है, ये आ जाएगा ε/2 का क्यूब। अप टू सोन ये प्रोसीजर चलता जाएगा। और ये वाला नंबर किससे छोटा है? ये है ε/2 की पावर k से छोटा, ε/2 के पावर k। और यहाँ लिखते हैं बाय यूजिंग लास्ट इनक्वालिटीज, बाय यूजिंग लास्ट इनक्वालिटीज, ऊपर वाली इनक्वालिटीज़ को या लास्ट इनक्वालिटीज़ को इस्तेमाल करने से। क्लियर होगी बात ये? अच्छा, अब उसके बाद देखें ये वाली जो साइड आपकी बनी है राइट साइड, इस साइड में से आप एप्सिलॉन को कॉमन निकाल लेते हैं, इक्वल टू एप्सिलॉन कॉमन आ गया तो बाकी क्या रह गया? यहाँ रह गया 1/2, 1/2 का स्क्वायर, 1/2 की पावर 3 अप टू सोन 1/2 की पावर k। अब यहाँ पर इक्वल का क्यों साइन लगाया मैंने? मैं इसी स्टेप को सोल्व कर रहा हूँ, कोई नई चेंज नहीं आई, नया स्टेप नहीं आया, कोई नई इनक्वालिटी नहीं इस्तेमाल की। तो जब आप नया वही स्टेप उसी स्टेप को सोल्व करें तो देखें ना, ये वाला स्टेप मैंने लिखना था असल में इसके आगे। यहाँ पर अगर जगह नहीं बची तो आप नीचे लिख रहे हैं तो फिर यहाँ पर ये नया स्टेप नहीं है, इसलिए इक्वल का साइन आएगा। आप यहाँ पर अभी लेस देन का अगर साइन लगाते हैं तो ये क्या मतलब होगा? यहाँ पर ये मतलब होगा कि ये वाली चीज़ इससे छोटी है, तो इससे छोटी तो नहीं है, ये तो वही स्टेप आप कर रहे हैं दोबारा, ठीक है। तो इसलिए अक्सर बच्चे यहाँ से कन्फ्यूज़ होते हैं कि कभी कि यहाँ पर इक्वल कैसे आ गया। इक्वल तब आता है जब उसी स्टेप को आप सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये जो आपके पास पूरी ब्रैकेट है आप चेक करें, ये आपके पास जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इसकी फर्स्ट टर्म क्या है? ए जो है वो 1/2 है। कॉमन रेशो कितनी है?
कॉमन रेशो कैसे निकालते हैं? दो कंसेक्टिव टर्म के दरमियान जो रेशो होती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में दो कंसेक्टिव टर्मों के दरमियान जो रेशो होती है उसे कॉमन रेशो कहते हैं। तो सेकंड टर्म को फर्स्ट पर डिवाइड कर लें या थर्ड को सेकंड पर डिवाइड कर लें तो आंसर कितना आएगा? आर का आंसर आ जाएगा आपके पास 1/2 के बराबर, लेस देन 1 है। अब आप जानते हैं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में n टर्म्स को ऐड करने का जो फार्मूला है वो क्या है? n टर्म को ऐड करने का फार्मूला ये होता है आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में Sn इक्वल है a इंटू, अगर r आपका छोटा है 1 से, 1 माइनस r की पावर n ओवर 1 माइनस r। तो इस फार्मूले को मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने लगा हूँ इस ब्रैकेट में, तो ये चीज़ आ जाएगी एप्सिलॉन इंटू a मीन फर्स्ट टर्म आपकी है 1/2, आगे आ गया 1 माइनस r की पावर n, r कितना है? 1/2 है। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर कितनी है? k है, तो ये आ जाएगा 1/2 की पावर k ओवर 1 माइनस r, 1 माइनस r कितना है? 1/2 आ गया। क्लियर होगी बात ये? अच्छा, 1 में से 1/2 निकाल दें, बाकी कितना रह गया? 1/2, वो 1/2 ये 1/2 आपस में हो गए कैंसिल, तो बाकी क्या बच गया? बाकी आपके पास चीज़ बच जाएगी एप्सिलॉन इंटू 1 माइनस 1/2 की पावर k। अच्छा, अब मुझे ये बताएं आप कि ये जो ब्रैकेट है 1 माइनस 1/2 की पावर k, ये बड़ी है या 1 बड़ा है? जाहिर सी बात है 1 बड़ा है। ये 1 में से इसको आप माइनस कर रहे हैं, जब 1 में से कोई चीज़ को आप माइनस करेंगे तो सारी सी बात है ये वाली चीज़ छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्योंकि आपका ये जो नंबर है 1 माइनस 1/2 की पावर k इज़ ऑलवेज लेस देन 1 फॉर ऑल k ग्रेटर देन इक्वल टू 1। आप चेक करके देख लें, वैसे भी k की जगह 1 पुट करेंगे, आंसर बनेगा 1/2, 1/2 0.5, तो 1 में से 0.5 माइनस करेंगे, बाकी क्या बचेगा? 0.5 1 से छोटा ही होता है। k की जगह 2 पुट करेंगे, ये बनेगा 1/4, 1 में से 1/4 माइनस करेंगे 0.75 बचेगा, 0.75 1 से छोटा ही होता है। तो ये वाला नंबर आपके पास हमेशा 1 से छोटा है। अगर ये 1 से छोटा है तो इसको एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। एप्सिलॉन कौन है? पॉजिटिव रियल नंबर था, तो पॉजिटिव नंबर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो चीज़ बनेगी ये आ जाएगी लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, तो आगे हम लिखेंगे देयरफॉर ये चीज़ इस तरह है, तो ये वाला नंबर छोटा हो जाएगा एप्सिलॉन से। लीजिए, आपका थ्योरम प्रूफ हो गया। ये आपकी इसकी लेफ्ट हैंड साइड थी। दिस इम्प्लाइज an k माइनस an नॉट इज़ लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल k ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्लियर होगी बात? दिस शोज डैट an k इज़ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ये आपके पास एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। तो इस तरीके से ये आपने इसको प्रूफ करना था। आई होप कि बेटा आपको आज का लेक्चर अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मेरी वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़ जी।